गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 4 के अंदर ग्रुप बिहेवियर और इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस की स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक पर पढ़ रहे थे कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने फेजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम अगेन थोड़ा सा इसके बारे में एक बार बात करते हैं कि कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट था क्या। कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और उस डिज़ायर लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी क्या है, जो मैनेजर्स होते हैं उनको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट कौन से हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं या डिसकंस्ट्रक्टिव हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और इसमें क्या है कि इसमें हमें कंटिन्यू बेसिस पे कम्युनिकेट करना पड़ता है और उस चीज़ को हमें सुपरविज़न भी करने की रिक्वायरमेंट है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग बिहेवियर होता है ये कोई स्टैटिक प्रोसीजर नहीं है, कोई इसके अंदर रूल्स नहीं आ रहे हैं, बट इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट है कभी कभार, और कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जहाँ पे हमें इवेल्युएट भी करते रहना है ताकि कब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी भी क्या रहे, इफेक्टिव तरीके से चलती रहे। ये जो डेफिनेशन थी आपकी, ये देने वाले थे बोरिसॉफ एंड विक्टर, जिन्होंने 1998 में ये बात कही थी। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की क्या मेथोडोलॉजी है हम बात करते हैं। तो कई सारे ऐसे मैनेजमेंट के थ्योरिस्ट थे जिन्होंने हैंडलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसके लिए कुछ थ्योरीज और मेथोडोलॉजी बताई थी। तो इसके अंदर पहले आए थे थॉमस एंड किलमैन, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग ग्रिड है उसमें क्या है कि 5 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स होती हैं जो कि 2 डायमेंशंस पर काम करती हैं। कौन कौन सी? असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। असर्टिवनेस क्या था? ये एक तरीके का मोटिवेशन है जिसके अंदर इंडिविजुअल जो है खुद के गोल्स को अचीव करना चाहता है। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो आउटकम है वो क्या है, खुद के लिए है। और अगर हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे वो क्या चाह रहा है, दूसरों को उनके ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करने में मदद कर रहा है। तो यदि कभी भी कोई पांचों कॉन्फ्लिक्ट में से कोई भी आता है तो ये जो रेजोल्यूशन स्टाइल है, कॉन्फ्लिक्ट की जो रेजोल्यूशन स्टाइल है, वहाँ पे हम सिचुएशन के बेसिस पे, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मैनेजमेंट स्टाइल को हम यूज़ करें ताकि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले आती है आपकी अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि इस स्टाइल के अंदर असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस, इन दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट बड़ा लो है। तो यूँ कहा जाए कि मान लीजिए ना तो इसके अंदर मैनेजर बड़े कोऑपरेटिव हो सकते हैं कि टू हेल्प अदर्स, ताकि वो एक इंडिविजुअल अपने गोल्स को अचीव कर सके, ना ही वो इतने एग्रेसिव हो सकते हैं कि जिसके अंदर वो ये कहे कि नहीं, ये आपको हर सिचुएशन के अंदर आउटकम लाना ही पड़ेगा। तो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ये कॉन्फ्लिक्ट है या जो सिचुएशन है, ये कभी भी डायरेक्टली रिजॉल्व नहीं हो सकती। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय उन्होंने क्या बताया है, अवॉइड। अवॉइड क्या है कि आपने अपना बिहेवियर ऐसी रखिए कि आप चीज़ों को अवॉइड करना कोशिश करें। तो ये जो है थोड़ी सी एक अप्रोप्रिएट अप्रोच भी बताई गई है जिसके अंदर क्या है कि ना तो आपको ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ना ही इसके अंदर कोई हारता है ना कोई जीतता है। दूसरा आता है आपका कॉम्पिटिंग द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल। इसके अंदर क्या आता है, इस स्टाइल के अंदर हम कहते हैं विन और लॉस अप्रोच। इसको हम क्या कहते हैं कि इस स्टाइल में कि हाई असर्टिवनेस तो होती है बट कॉपरेटिवनेस कम होती है। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि यहाँ जो आउटकम है वो इंडिविजुअल दूसरे लोगों के को थोड़ा सा नुकसान है। तो आपको क्या करना है, आपको तो अपने को अपने गोल अचीव करने हैं, बट दूसरे के अगर थोड़ा सा इसके अंदर क्या है कि अगर उसको कॉस्ट भी पड़ रहा है तो वो एग्रीबल माना जा रहा है। तो ये अप्रोच कब अप्रोप्रिएट होती है, जब हमें कुछ क्विक डिसीजंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा होता ही है कि जब 2-3 लोग में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस वक्त किसी को नुकसान होगा, किसी को फ़ायदा होगा। तो उसमें क्या है कि हमें कोई डिसीजन लेने हैं जहाँ पे एक पर्सन को फ़ायदा हो सकता है और एक को नुकसान, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में है तो ये डिसीजन हमें लेना पड़ता है। ऐसा ही आता है यहाँ पे तीसरी, अकोमोडेट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल। इस स्टाइल में क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है कि ये नीचे 3 पॉइंट आ गए हैं, बाकी ऊपर के जो है ये फर्स्ट स्टाइल जो है आपकी वो है अवॉइडिंग, दूसरी है आपकी कॉम्पिटिंग, थर्ड है आपकी एकोमोडेटिंग, चौथी है कॉम्प्रोमाइजिंग और पांचवी है कोलैबोरेटिंग। तो थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक हो गई है। तो अब हम बात करते हैं एकोमोडेट। हमने हमने बात कर रहे थे कि ये जो स्टाइल है ये हाई डिग्री ऑफ कोऑपरेटिवनेस है, यानी हम दूसरों के लिए भी चाहते हैं कि वो अपने आउटकम, अपने गोल्स को अचीव कर सकें।
तो ये क्या है, ये ऑब्लाइजिंग है, आप दूसरों को ऑब्लाइज कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो आपके जो दूसरों के गोल्स हैं आपके गोल्स हैं, तो इसके अंदर जो है कि अदर्स लोगों को हम एज ए मान रहे हैं इंडिविजुअल, और वो उनकी प्रायोरिटी पहले कर रहे हैं कि आप अपने गोल को पहले क्या करिए, आप अचीव कर लीजिए। तो ये जो बिहेवियर है ये अप्रोप्रिएट कब होता है, जब पीपल रियलाइज दैट दे आर इन द रॉन्ग, और व्हेन एन इशू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट वन साइड देन द अदर। तो यदि मान लीजिए दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है और एक पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाता है कि मेरी गलती है, तो वो उस चीज़ में क्या करेगा, अपनी गलती मान लेगा और दूसरे वाले बंदे को ऑब्लाइज कर देगा कि यस सर आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, ताकि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, उनकी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और दोनों के फ्यूचर के रिलेशन भी बाद में बाहर फ्यूचर में ख़राब नहीं हो। ऐसे ही आता है कॉम्प्रोमाइजिंग। इस स्टेट में क्या है, ये मॉडरेट लेवल है, इसके अंदर असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे किया जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे रिजल्ट की जहाँ पे ना तो असर्टिवनेस में खुद को बुरा लगे, ना ही दूसरे बंदे को बुरा लगना चाहिए। तो यह इस तरह का बिहेवियर कब यूज़ किया जाता है, जब हाँ दोनों साइड्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और दोनों के पास इक्वल पावर है, और ये ज़रूरी है कि टेम्परेरी बेसिस पे क्या है कि सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। थोड़े समय बाद इन दोनों से अकेले में बात करके अपन क्या करेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये एक तरीके से क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। फिर आता है आपका कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग क्या कहती है, इसके अंदर असर्टिवनेस और कोऑपरेटिवनेस इन दोनों की जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं विन विन अप्रोच। इनके अंदर दोनों साइड्स को बोला जा रहा है कि आपकी बात भी उतनी ही अप्रोप्रिएट है जितनी दूसरे पर्सन की बात अप्रोप्रिएट है। दोनों लोगों को उनके गोल्स और उनके आउटकम प्रोड्यूस करने के लिए पूरा मौका मिल रहा है, और दोनों पार्टीज को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके। तो इस स्टाइल में क्या होता है कि एक नॉवल यूनिक तरीके से हमें क्या करना है, एक आइडिया डेवलप करना है। तो इसमें क्या है कि इस अप्रोच के अंदर कि जो पार्टीज एफर्ट कर रही है कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होना चाहिए, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है और उनको समय के हिसाब से प्रेफरेंस दिया जाएगा ताकि रिजल्ट जो है जल्दी प्रोड्यूस हो सके। तो इनमें पांचों में से कोई भी एनी रेजोल्यूशन स्टाइल जो कि अप्रोप्रिएट है या फिर इफ़ेक्टिव तरीके से सिचुएशनली हैंडल की जा सकती है, तो इनको कई बार हम लोग पर्सनैलिटी स्टाइल के हिसाब से भी मैच करने की कोशिश करते हैं। यानी हर जिस पर्सन की जैसी पर्सनैलिटी होगी उस पर्सन से उसी तरीके से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल को यूज़ किया जाएगा। तो कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है कि वो लाइफ टाइम के लिए ले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस भी बहुत बार देखने को मिलती हैं जहाँ पे अलग अलग लोग होते हैं, हर एक के अलग अलग गोल्स होते हैं, हर एक की अलग नीड्स है, डिज़ायर्स है, तो उनमें कई बार क्या है कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इन 5 स्टाइल्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। यदि फैक्ट देखा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट तो होता है, एग्जिस्ट है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार बैड ही थिंग प्रोड्यूस करे। अगर ये कई बार क्या है कि किसी चीज़ में एज लॉन्ग एज इट रिजॉल्व इफेक्टिवली, तो यदि ये जल्दी रिजॉल्व हो जाती है तो आपकी अंदर परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो सकती है। कई केसेस में अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को बहुत इफेक्टिवली रिजॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटकम आ सकते हैं। पर गुड न्यूज़ क्या होती है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए जा रहे हैं और टाइमली रिजॉल्व किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलता है। तो कौन कौन से बेनिफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग। यदि आप डिस्कशन करके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा रहे हैं, सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो खुद अपनी चीज़ों को समझेंगे और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। फिर आता है ग्रुप कोहेशन। मान लीजिए रिजॉल्व इफेक्टिवली टीम मेंबर्स कैन डेवलप स्ट्रॉन्ग। तो अगर रिजॉल्व आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गए हैं तो वो लोग मिलके एक यूनिटी के तौर में काम करेंगे, साथ मिलके टीम वर्क काम करेंगे। और तीसरा बेनिफिट क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट से क्या है कई बार कि आपकी जो नॉलेज है, खुद की जो सेल्फ नॉलेज है वो अपडेट हो जाती है। तो ये भी कुछ हमें बेनिफिट्स नज़र आते हैं। तो यदि आप कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो इसमें आपको डैमेज होने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार टीम वर्क टूटता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल टाइमली अचीव नहीं हो पाते, वर्क की जो टाइमिंग है वो ख़राब हो जाती है।
तो इसके लिए हमें कुछ थ्योरीज़ के बारे में बात करनी पड़ती है। पहली थ्योरी आती है इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनल अप्रोच। इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनल अप्रोच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या कहती है कि आपके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं, एक पोजीशन पे आके क्या थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। तो किस तरीके से आप उसको रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें हमारे अपने टीम मेंबर्स और अदर लोगों के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ एक गुड रिलेशनशिप को डेवलप करना है, ये हमें इंश्योर करना है। दूसरा क्या आता है कि जो पीपल्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है उनको थोड़ा सा अलग रखिए। अलग रखने का मतलब यह है कि उनको मैक्सिमम चीज़ों में क्या करिए, इन्वॉल्व थोड़ा सा कम करिए, पार्टिसिपेंट कम कराइए, बट क्या है उनको हमें लेके साथ चलना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि अदर पर्सन इज़ नॉट जस्ट अ बीइंग डिफ़िकल्ट, कि अदर लोग हो सकते हैं कि प्रॉब्लम उनकी वजह से अराइज नहीं हो, तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना है और सेपरेट प्रॉब्लम फ्रॉम द पर्सन। तो यदि प्रॉब्लम किसी कारणवश हुई थी तो उस फैक्टर को देखना है, ना कि उस पर्सन को हमें ये कहना है कि आपकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमें उन फैक्टर्स के बारे में भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे ही पे अटेंशन टू द इंटरेस्ट डेट आर बीइंग प्रेजेंटेड। तो जब आपके सामने कोई कॉन्फ्लिक्ट बताया जा रहा है तो उसमें आपको क्या केयरफुली उस चीज़ को सुनना है और कोशिश करनी है समझने की किसमें हर पर्सन की क्या पोजीशन थी। ऐसे ही लिसन फर्स्ट एंड टॉक सेकंड। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्यूशन करना है, कॉन्फ्लिक्ट का रिजॉल्व करना है, तो आप पहले ये समझनी चाहिए कि दूसरा बंदा अपनी पहले बात ख़त्म कर ले। देन उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपके पास क्या है कि अगर कोई आपको लग रहा है इशू है, हो सकता है, तो आप इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फैक्ट अपने पास हमेशा रखिए और दूसरे चीज़ों को भी क्या है एक्सप्लोर करिए। यानी थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन हो उसको भी कहिए कि आप अपने कोई आइडिया दे सकते हैं ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो यदि आप ये रूल्स को फॉलो करते हैं तो मान के चलिए कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो अच्छा रहेगा और आपका जो डिस्कशन है वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, वो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ही लेके जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।